हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के सिलेबस के कंपलसरी सब्जेक्ट बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की पूरी एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से हर एक रूल क्लियरली एक्सप्लेन किया जाएगा। आप हमसे जुड़कर अपने कॉमर्स की पढ़ाई एक प्रॉपर वे में पूरी कर सकते हैं। जैसी पढ़ाई आप पाना चाहते हैं, यहाँ बिल्कुल वैसी ही पढ़ाई आपको अवेलेबल कराई जाती है। हम आपकी हर एक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ये क्लासेस आपके लिए लेके आते हैं। आपके जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं, स्पेशली आप बीकॉम या एमकॉम के छात्र हैं, तो चाहे आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, उनकी स्पेशल कोचिंग क्लासेस आपको यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल कराई जाएगी। हम आपके लिए वो पढ़ाई, क्लासरूम पढ़ाई या ऑफलाइन पढ़ाई की विशेषता समेटे हुए ये क्लासेस लेके आते हैं। आप अपने घर बैठे अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन अपनी शर्तों पर कर पाते हैं। यही तो दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस की विशेषता रही है। पिछले 14 वर्षों से हम आपके बीच में थे। हमें ये पता था, हमें ये जानकारी है कि एक स्टूडेंट अपने टीचर से क्या एक्सपेक्ट करता है। तो वही चीज़ें बिल्कुल हम आपके लिए तब भी लेके आते हैं जब आप हमारे सामने नहीं होते। हम 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सके। आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। और स्पेशली आपके लिए हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो कि बीकॉम के सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक है। दूसरी चीज़ तो ये बनती है कि ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम दोनों के नज़रिए से ये क्लासेस आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। तो हम आपके लिए वो क्लासेस लेके आ रहे हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो आपको BRF बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपको पढ़ना ही है। तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। हमने 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट सेट किया हुआ है, हम अचीव करके रहेंगे। हमने 87.33% रिजल्ट इस साल दिया, वो आपका है। वो अब आपकी बारी कि उसे 100 तक कैसे पहुंचाएं, ये आप सुनिश्चित करिए। प्यारे दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है परक्रामण तथा प्रस्तुति, नेगोशिएशन एंड प्रेजेंटमेंट। पहली चीज तो ये कि हम एकदम आखिरी चीज पर पहुंच चुके हैं। बाकी सारी क्लासेस हमने BRF की आपके लिए अवेलेबल करा दी है। हमने भारतीय अनुबंध अधिनियम क्लियर कर दिया, हानि रक्षा, निक्षेप, एजेंसी, ये सब क्लियर हो गया। वस्तु विक्रय अधिनियम, फिर उसके बाद मैंने आपके लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी आपके लिए क्लियर कर दिया। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, विनिमय साध्य लेख पत्र अधिनियम भी आखिरी चरण में है। तो मतलब सही मायनों में आपके लिए BRF कंप्लीट होने जा रही है। परक्रामण तथा प्रस्तुति, ज़्यादा चीज़ें यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना नज़रिया इम्पोर्टेंट है हम उतनी ही बात करेंगे, बाकी समाप्त कर देंगे। ठीक, तो परक्रामण तथा प्रस्तुति। परक्रामण कहते किसे हैं? ठीक, सबसे पहली चीज तो ये कि परक्रामण की धारा है 14। परक्रामण की धारा है 14। परक्रामण अथवा हस्तांतरण अथवा विनिमय साध्यता। जब कोई प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र अथवा चेक किसी दूसरे को हस्तांतरित कर दिया जाता है ताकि वह उसका धारक बन जाए, तो लेख पत्र परक्रामण हुआ कहा जाता है।
मान लीजिए कोई प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र या चेक मेरे पास है और मैं उस प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र या चेक को इस उद्देश्य से किसी दूसरे व्यक्ति को देता हूं कि अब वो उसका धारक हो जाए, तब उसे प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय पत्र या चेक का परक्रामण कहते हैं। धारा 14। मतलब जब सामने वाले को आप प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र या चेक को हस्तांतरित करते हैं ताकि वह उसका धारक बन जाए, तब उसे परक्रामण कहता है। जानिएगा, परक्रामण, हस्तांतरण या विनिमय साध्यता तीनों एक ही चीजें हैं। जब कोई प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र अथवा चेक किसी दूसरे को हस्तांतरित कर दिया जाता है ताकि वह उसका धारक बन जाए, तो लेख पत्र परक्रामण हुआ कहा जाता है। धारा 14। पहली चीज तो यह डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जा रही, लेकिन परक्रामण किस उद्देश्य से होता है? टेक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि वो दूसरा व्यक्ति उस लेख पत्र का धारक बन जाए। परक्रामण का यही मूल उद्देश्य होता है। धारा क्या है? धारा 14 है। परक्रामण की प्रमुख शर्तें क्या है? अगर हम शर्तों की बात करें तो परक्रामण की प्रमुख शर्तें क्या हैं? तो लेख पत्र का किसी व्यक्ति को हस्तांतरण किया जाना ताकि हस्तांतरिती को अच्छा अधिकार मिले तथा यथाविध धारक बने, चाहे हस्तांतरणकर्ता का अधिकार दूषित ही क्यों ना रहा हो। और दूसरी बात, जब लेख पत्र का हस्तांतरण परक्रामण के अंतर्गत किया जाता है तो हस्तांतरिती को लेख पत्र का स्वामित्व प्राप्त हो जाता है और उसे अपने नाम में उस लेख पत्र को रकम प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। लेख पत्र पर जाली हस्ताक्षर ना हो या वह व्यर्थ ना हो या अपूर्ण लेख पत्र चोरी के बाद हस्तांतरित नहीं हुआ हो, बस यही इतनी विशेषता ध्यान रखनी है। तो मैंने मेन बात आपको क्या बताई? परक्रामण। परक्रामण धारा 14 के अंतर्गत आता है। परक्रामण के बारे में आपने ये पढ़ा कि जब कोई प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र अथवा चेक इस उद्देश्य से किसी दूसरे को हस्तांतरित कर दिया जाता है ताकि वह उसका धारक बन जाए, तो लेख पत्र परक्रामण हुआ कहा जाता है। धारा 14। और जब किसी लेख पत्र को किसी व्यक्ति को हस्तांतरण अथवा जब लेख पत्र का किसी व्यक्ति को हस्तांतरण किया जाना ताकि हस्तांतरिती को अच्छा अधिकार मिल जाए, तो यथाविध धारक बने, चाहे हस्तांतरणकर्ता का अधिकार दूषित ही क्यों ना रहा हो, तब उसे परक्रामण कहते हैं। ठीक, चलिए आपने ये जान लिया। परक्रामण की विधियां क्या है? हाउ मेनी मेथड्स ऑफ नेगोशिएशन। परक्रामण की मुख्यतः 2 विधियां हैं जो आपको जाननी है। एक तो परक्रामण सुपुर्दगी द्वारा होता है और दूसरा परक्रामण पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा परक्रामण होता है। पृष्ठांकन भी करेंगे और सुपुर्दगी भी करेंगे। मतलब कितने तरीके से परक्रामण आप जानते हैं? 2 तरीके से। मैंने क्या कहा? एक परक्रामण तो सुपुर्दगी द्वारा होता है और दूसरा परक्रामण आपने क्या जाना? पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा परक्रामण। तो अगर कोई वाहक को दे प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र अथवा चेक, परक्रामण सुपुर्दगी द्वारा हो जाता है। अगर वाहक को दे कोई प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र या चेक है तो उसका परक्रामण सुपुर्दगी द्वारा हो जाता है। लेकिन मान लीजिए वो आदेश पर देय है, आदेश पर देय प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र अथवा चेक का परक्रामण धारक द्वारा पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा ही होता है। ठीक, तो परक्रामण के बारे में आपने विधियां पढ़ा। मैंने आपको ये मेन फैक्ट है जो एग्जाम में आएंगे, आते रहे हैं और आएंगे भी। तो हमने ये कहा कि परक्रामण कैसे, आप ये जानिए कि परक्रामण की विधियां, तो परक्रामण की विधियां 2, एक सुपुर्दगी द्वारा परक्रामण और दूसरा आपने जाना पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा परक्रामण। तो यहां मेन बात यही है कि अगर कोई वाहक को दे या वाहक मतलब ले जाने वाले व्यक्ति को जो लेके आता है, तो वाहक को दे प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र अथवा चेक का परक्रामण सुपुर्दगी द्वारा ही हो जाता है। लेकिन यदि कोई आदेश पर दे या प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र अथवा चेक है
तो उसका परक्रामण पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा होता है। चलिए ये हमने जान लिया। परक्रामण कर कौन, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है कि वाहक को दे प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र या चेक का परक्रामण कैसे होता है? एग्जैक्टली ऑप्शन सुपुर्दगी द्वारा। और आदेश पर दे चेक, प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय पत्र का परक्रामण कैसे होता है? हाँ बताइए, तुरंत सोचिए कि आदेश पर दे प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र या चेक का परक्रामण पृष्ठांकन और सुपुर्दगी दोनों द्वारा होता है। पहले पृष्ठांकन फिर सुपुर्दगी, तब परक्रामण माना जाएगा। ठीक। परक्रामण कर कौन सकता है? परक्रामण किसके द्वारा हो सकता है? जब तक कि परक्रामण का अधिकार अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित ना कर दिया गया हो, जब तक कि परक्रामण का अधिकार अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित न कर दिया गया हो, विनिमय श्राद्ध लेख पत्र का प्रत्येक एकाकी लेखक, आहर्ता, प्राप्तकर्ता, पृष्ठांकिती अथवा कोई सामूहिक लेखक, आहर्ता, प्राप्तकर्ता या पृष्ठांकिती परक्रामण कर सकता है। मतलब परक्रामण के बारे में यह कहा गया है कि लेखक, प्राप्तकर्ता, पृष्ठांकिती और उसके बाद आहर्ता, इन सब के द्वारा परक्रामण किया जा सकता है। कौन कौन? लेखक, आहर्ता, प्राप्तकर्ता और पृष्ठांकिती। इन सब के द्वारा, चाहे वो एकाकी रूप में रहे हो, चाहे वो सामूहिक रूप में रहे हो, परक्रामण कर सकते हैं। क्या कोई व्यक्ति अगर मृतक हुआ और मृतक होने के बाद उसके वैधानिक उत्तराधिकारी द्वारा परक्रामण किया जा सकता है? तो यहां यह विशेष बात याद रखनी है। किसी मृतक व्यक्ति का वैधानिक प्रतिनिधि आज्ञा पर दे ऐसे प्रतिज्ञा पत्र अथवा विनिमय पत्र, चेक का केवल सुपुर्दगी द्वारा ही परक्रामण नहीं कर सकता, जिसका पृष्ठांकन मृतक ने कर दिया हो किंतु सुपुर्दगी ना दी हो। मान लीजिए कोई मृतक व्यक्ति मृतक होने के पूर्व पृष्ठांकन तो कर दिया था, लेकिन वो सुपुर्दगी नहीं दे सका था, तो केवल उसके वैधानिक उत्तराधिकारी द्वारा सुपुर्दगी मात्र दे देने से उसका परक्रामण नहीं माना जाता, बल्कि उसके वैधानिक उत्तराधिकारी द्वारा परक्रामण कर, पृष्ठांकन करके तब उसका परक्रामण किया जाएगा सुपुर्दगी द्वारा। तो विशेष रूप से याद रखिएगा कि अगर कोई मृतक व्यक्ति है तो मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकारी द्वारा परक्रामण नहीं होता, केवल सुपुर्दगी द्वारा नहीं होता। मान लीजिए कोई व्यक्ति पृष्ठांकन करके उसकी मृत्यु हो जाती है और वो सुपुर्दगी नहीं दे पाया था, तो उसके उत्तराधिकारी द्वारा केवल वही प्रपत्र उठा के दे दिया जाए तो उसे परक्रामण नहीं कहा जाएगा। अब उसका उत्तराधिकारी वैधानिक तौर पर पहले पृष्ठांकन करेगा, फिर सुपुर्दगी करेगा, तब परक्रामण माना जाएगा, नहीं तो परक्रामण नहीं माना जाएगा। ये तो मेन बातें आपने जान लिया। अब हमें जानना है अभिहस्तांकनता और परक्रामणता में अंतर। यहां से दो ऐसी बातें हैं जो विशेष रूप से पेपर में आती रही हैं। क्या कहा मैंने? अभिहस्तांकनता और परक्रामणता में अंतर। अभिहस्तांकनता और परक्रामणता में अंतर, यहां से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पेपर में आए हैं। जैसे पहली चीज तो ये प्रतिफल का होना, याद रखिएगा, मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूं बस। प्रतिफल का होना, तो इस अभिहस्तांकनता में प्रतिफल को प्रमाणित करना पड़ता है। अभिहस्तांकनता में प्रतिफल को प्रमाणित करना पड़ता है। और परक्रामणता, इसमें प्रतिफल का होना पहले से ही मान लिया जाता है, मतलब गर्भित होता है। और यहां जब तक कि इसके विरुद्ध प्रमाणित न कर दिया जाए। ठीक, तो दोनों बातें क्या बनी? मैंने कहा कि एक ऐसा टॉपिक जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, प्रतिफल का होना। तो अभिहस्तांकनता में प्रतिफल का होना प्रमाणित करना पड़ता है, और अगर परक्रामणता की बात की जाती है तो इसमें प्रतिफल का होना गर्भित मान लिया जाता है। ये मान लिया जाता है कि इसमें प्रतिफल है। चलिए, हमने ये जान लिया, लेकिन ये है क्या? आखिर अभिहस्तांकनता और परक्रामणता की बात की गई, तो कुछ डिटेल जान लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा मदद मिल जाएगी। जैसे विधि, हस्तांतरण की विधि,
जनरली अभिहस्तांकन क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है और अपनी प्रॉपर्टी वो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर कर दे कि अब मेरी इस प्रॉपर्टी को फला व्यक्ति को दे दिया जाए, जैसे जीवन बीमा पॉलिसी होता है। तो जीवन बीमा पॉलिसी में जनरली आपने बीमा कराया तो उसका पैसा आपको मिलेगा, लेकिन आप उसे असाइंड कर देते हो कि आपके ना रहने के बाद वो पैसा उस फला व्यक्ति को मिल जाए या आपके रहते हुए भी उस व्यक्ति को पैसा मिल जाए, उसे अभिहस्तांकन कहते हैं। और परक्रामणता तो अभी आपने पढ़ा ही कि अगर कोई प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र या चेक किसी दूसरे को हस्तांतरित कर दिया जाता है ताकि वह उसका धारक बन जाए तो उसे परक्रामणता कहते हैं। तो यहाँ विशेष बात यह है कि हस्तांतरणकर्ता में या अभिहस्तांकनता में कह लीजिए, अभिहस्तांकनता में हस्तांतरण केवल उसी दशा में किया जा सकता है जबकि हस्तांतरक अथवा उसका प्रतिनिधि लिखित रूप में अपने हस्ताक्षर सहित माल का हस्तांतरण करता है। जबकि परक्रामण में इसमें हस्तांतरण सुपुर्दगी अथवा पृष्ठांकन इन दोनों तरीकों से हो सकता है। ठीक है ना, सुपुर्दगी अथवा पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी। एक ऐसी अगर वाहक पर है, वाहक को देय है तो केवल सुपुर्दगी द्वारा हो जाता है, और अगर आदेश पर है तो पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा होता है। दो बातें आपने जान लिया, फिर से जान लीजिए। अभिहस्तांकन, इसमें लेखक अपने स्पष्ट हस्ताक्षर करके, हस्तांतरण केवल उसी दशा में हो सकता है जबकि हस्तांतरक अपने स्पष्ट हस्ताक्षर करके या उसके प्रतिनिधि द्वारा स्पष्ट हस्ताक्षर करके लिखित रूप से माल का हस्तांतरण किया जाता है, तब उसे अभिहस्तांकनता कहते हैं। और परक्रामण में आपने जाना कि परक्रामण अगर वाहक को देय है तो सुपुर्दगी द्वारा हो जाएगा, अगर आदेश पर देय है तो परक्रामण तथा सुपुर्दगी द्वारा होगा। फिर बात आई वाद प्रस्तुत करना। अभिहस्तांकनता में सदैव अपने नाम से वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। जो अभिहस्तांकिती होता है अभिहस्तांकन में अपने नाम से वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, लेकिन परक्रामणता में धारक अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अभिहस्तांकनता में अभिहस्तांकिती अपने नाम से वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, लेकिन परक्रामणता में धारक अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकता है। प्रतिफल का होना मैंने अभी बताया कि अभिहस्तांकन में प्रतिफल का होना प्रमाणित कराना पड़ता है, जबकि परक्रामणता में प्रतिफल का होना प्रमाणित कराना नहीं पड़ता, बल्कि उसमें यह मान लिया जाता है कि पहले से प्रतिफल विद्यमान है, अर्थात गर्भित होता है। फिर बात आई सूचना। ऋणी तथा अभिहस्तांकिती के बीच अभिहस्तांकन को पूरा करने के लिए ऋणी को सूचना देना परम आवश्यक है, जबकि परक्रामणता में इसमें किसी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र के संबंध में इसके लेखक अथवा हस्तांतरणकर्ता द्वारा सूचना देना आवश्यक नहीं होता। अभिहस्तांकिती का अधिकार, स्वत्व जिसे कहते हैं, इसमें हस्तांतरण की दशा में मतलब हम अभिहस्तांकन की बात कर रहे हैं। हस्तांतरण की दशा में अभिहस्तांकिती को वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि हस्तांतरक को प्राप्त थे। लेकिन बात आई परक्रामण में, इसमें हस्तांतरण की अवस्था में यथाविधारी को श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त हो जाता है, चाहे हस्तांतरक के अधिकार दूषित ही क्यों ना रहे हों। ठीक, तो परक्रामण में श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त होता है और अभिहस्तांकन में उतने ही अधिकार प्राप्त होते हैं जितने कि हस्तांतरक के पास थे। प्रस्तुति किसे कहते हैं? प्रेजेंटमेंट। ध्यान दीजिएगा, बस छोटी बातें, और फिर इसके बाद इस लेसन में और कुछ नहीं है, लेसन समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ चलेंगे। प्रस्तुति। तो प्रस्तुति का अर्थ किसी विनिमय साध्य लेख पत्र को उसके निर्माणक अथवा आहारी अथवा स्वीकर्ता के समक्ष, याद रखिएगा, प्रेजेंटमेंट। तो हमने ये कहा प्रस्तुति का अर्थ किसी विनिमय पत्र, लेख पत्र को उसके निर्माणक अथवा स्वीकर्ता के समक्ष उसकी स्वीकृति अथवा भुगतान के लिए प्रस्तुत करता है। फिर से जान लीजिए मैंने क्या कहा।
प्रस्तुति का अर्थ किसी विनिमय साध्य लेख पत्र को उसके निर्माणक अथवा स्वीकर्ता के समक्ष उसकी स्वीकृति अथवा भुगतान के लिए प्रस्तुत करता है। और प्रस्तुति कितने प्रकार से हो सकती है? 2 प्रकार से। एक स्वीकृति के लिए प्रस्तुति होती है और एक भुगतान के लिए प्रस्तुति होती है। फिर से जान लीजिए प्रेजेंटमेंट धारा 61। मैंने यहाँ ये बताया कि जब प्रस्तुति का अर्थ किसी विनिमय पत्र लेख पत्र को, विनिमय साध्य लेख पत्र ऐसा भी कह सकते हैं, प्रस्तुति का अर्थ किसी विनिमय साध्य लेख पत्र को निर्माणक अथवा आहारी अथवा स्वीकर्ता के समक्ष, मतलब जब कोई विनिमय साध्य लेख पत्र है उसके निर्माणक आहारी अथवा उसके स्वीकर्ता के समक्ष स्वीकृति अथवा भुगतान के लिए लाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तब उसे ही प्रस्तुत कहते हैं। मतलब प्रस्तुति कितने प्रकार से हो सकती है? 2 प्रकार से। या तो आप उसे स्वीकार करिए या तो आप उसका भुगतान करिए। प्रस्तुति किसके लिए हो सकती है? स्वीकृत के लिए हो सकती है या भुगतान के लिए हो सकती है। चलिए हमने जान लिया। तो मैंने आपको यह बताया कि जब कोई विनिमय साध्य लेख पत्र उसके निर्माणक, उसके स्वीकर्ता अथवा उसके आहारी के समक्ष स्वीकार करने के लिए या भुगतान करने के लिए लाया जाता है तो उसे प्रस्तुति कहते हैं। तो प्रस्तुत 2 प्रकार की होती है, एक तो स्वीकृत के लिए और दूसरी भुगतान करने के लिए। स्वीकृत के लिए प्रस्तुत का मतलब क्या होता है? किसी भी विनिमय पत्र को यदि उसमें प्रस्तुत के लिए कोई समय अथवा स्थान निश्चित नहीं होता, कोई भी समय अथवा स्थान निश्चित नहीं होता, तो आहारी के समक्ष स्वीकृति के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा आहरित होने के बाद उचित समय के अंदर किसी कारोबार के दिन अथवा कारोबारी घंटे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो कि स्वीकृति मानने का अधिकारी हो। यदि वह उचित तलाश करने के पश्चात मिल सकता हो तो ऐसी प्रस्तुत न करने पर त्रुटि करने वाले व्यक्ति के प्रति उसे संबंधित कोई भी पक्षकार उत्तरदायी नहीं होगा। और यदि उचित तलाश करने के पश्चात भी आहारी नहीं मिलता तो बिल अप्रतिष्ठित माना जाएगा। अगर उचित तलाश करने के बाद भी आहारी व्यक्ति नहीं मिलता तो बिल अप्रतिष्ठित माना जाएगा। तो यहाँ यही बातें हैं कि आहारी उसका प्रतिनिधि होना चाहिए। यदि आहारी एक से अधिक हो तो समस्त आहारी वो बशर्ते वो सब साझेदार हो, लेकिन ये चीजें आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। भुगतान के लिए प्रस्तुत, स्वीकृत के लिए प्रस्तुत जान लिया आपने कि दर्शन के पश्चात दे, कि जिस व्यक्ति के लिए वो लिखा गया है आप उस व्यक्ति की तलाश करिए, अगर वो आसानी से मिल सकता है तब आप उसके सामने प्रस्तुत के लिए लेके जाइए। अगर वो आसानी से नहीं मिल सकता, उचित तलाश करने के बावजूद भी वो व्यक्ति नहीं मिला, तब वहां पे बिल अप्रतिष्ठित मान लिया जाता है। बात आई भुगतान के लिए प्रस्तुत है। तो यहां समस्त प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र तथा चेक भुगतान के लिए धारक द्वारा अथवा उसकी ओर से लेखक, स्वीकर्ता अथवा आहारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए। मैंने क्या बताया? समस्त प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र अथवा चेक धारक द्वारा अथवा उसकी ओर से लेखक, स्वीकर्ता तथा आहारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तो यहां 2 पार्टीज बन गई। किसकी ओर से? समस्त प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र अथवा चेक भुगतान के लिए धारक द्वारा। चेक, प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय पत्र उसके धारक द्वारा उसकी ओर से लेखक, स्वीकर्ता अथवा आहारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए। और प्रस्तुत में त्रुटि हो जाने पर कोई भी अन्य पक्षकार ऐसे धारक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। तो मैंने ये कहा कि जब कोई प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र अथवा चेक भुगतान के लिए धारक द्वारा अथवा उसकी ओर से लेखक, स्वीकर्ता अथवा आहारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, प्रस्तुत में त्रुटि हो जाने पर कोई अन्य पक्षकार ऐसे धारक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, तब उसे भुगतान के लिए प्रस्तुत कहते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि प्रस्तुति का समय क्या होना चाहिए। भुगतान के लिए प्रस्तुत सामान्य कारोबार के घंटे में ही होनी चाहिए, उचित समय में होनी चाहिए। तिथि अथवा दर्शन के पश्चात दे लेख पत्र के भुगतान के लिए भी प्रस्तुति। यहाँ यह कहा गया है कि यदि कोई प्रतिज्ञा पत्र अथवा विनिमय पत्र उसकी तिथि अथवा दर्शन के पश्चात किसी निश्चित अवधि पर देय हो तो वह परिपक्वता पर भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर उस पर डेट पड़ी है तो उसकी परिपक्वता पर ही उसको भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाए। लेकिन जहां पर प्रस्तुति का कोई स्थान निश्चित ना हो तो वहां पर यह विशेष बात कही गई है कि उचित समय
उचित स्थान पर ही उसका भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और यहाँ ये भी एक बात कही गई है कि अगर आहारी को 48 घंटे से अधिक का समय दिया जाता है तो फिर वो अपने भुगतान से, अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। ये विशेष रूप से याद रखिएगा, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अगर आहारी को 48 घंटे से अधिक का समय दिया जाता है तो फिर वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। चलिए, ये सब चीजें आपने जान लिया। यहां से इससे ज्यादा चीजें बिल्कुल भी पेपर में नहीं आई हैं। ठीक, हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ चलेंगे। क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? परक्रामणता में प्रतिफल, तो मैंने अभी बताया अभिहस्तांकनता में प्रतिफल को प्रमाणित करना पड़ता है, लेकिन परक्रामणता में प्रतिफल गर्भित होता है। आदेश पर देय चेक का धारक पृष्ठांकन और सुपुर्दगी दोनों करके होता है। ठीक है ना, पृष्ठांकन द्वारा, ऑप्शन दे, आदेश पर देय चेक का धारक द्वारा परक्रामण होता है पृष्ठांकन द्वारा। अभिहस्तांकनता में प्रतिफल प्रमाणित करना पड़ता है। प्रतिज्ञा पत्र की परक्रामणता के संबंध में सूचना देना आवश्यक नहीं है। ठीक, परक्रामणता की सूचना देना आवश्यक नहीं है, लेकिन अभिहस्तांकनता की सूचना देना आवश्यक होता है। तो यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। मैंने अभी आपको बताया, जितनी बातें आपको बताया परक्रामणता के संबंध में, उससे अधिक बातें आपसे नहीं पूछी जा सकती। लेकिन एक बात और, एक और लेसन आप में है भुगतान तथा ब्याज। मैं ये चाहता हूं, चूंकि उसमें बहुत छोटी छोटी 2-3 बातें आपको जाननी, बाकी एक लेसन के तौर पर 1 पेज का लेसन आपको दे दिया गया है, तो इतनी छोटी बातें अलग से मैं क्लास आपके लिए लेके आऊं, उससे बेहतर है इसी क्लास में मैं उसको मेंशन कर दूं, जो कि आपके लिए बेहतर होगा। ठीक, तो मैं ये चाहता हूं भुगतान तथा ब्याज, पाठ का नाम है भुगतान तथा ब्याज। भुगतान तथा ब्याज, भुगतान तथा ब्याज, दायित्व से मुक्ति, दायित्व से मुक्ति, दायित्व से मुक्ति, दायित्व से मुक्ति, भुगतान तथा ब्याज, दायित्व से मुक्ति तथा अप्रतिष्ठित होने की सूचना, तथा अप्रतिष्ठित होने की सूचना, तथा अप्रतिष्ठित होने की सूचना, ये पाठ का नाम है। अप्रतिष्ठित होने की सूचना, ये विशेष रूप से याद रखेगा, ये एक नए लेसन का नाम है। ठीक, अब मैंने यहां आपको वो टॉपिक पहले उठाना है कि जो एग्जाम में आते हैं, फिर तो मैं एक एक चीज जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से पहले मैं उनकी चर्चा कर दे रहा। ठीक, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेसन का नाम है भुगतान तथा ब्याज, दायित्व से मुक्ति तथा अप्रतिष्ठित होने की सूचना। तो यहां एक चीज दिया है कि मूलभूत अथवा महत्वपूर्ण परिवर्तन, किसे मूलभूत परिवर्तन कहते हैं और किसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कहते हैं। मूलभूत अथवा महत्वपूर्ण परिवर्तन, मूलभूत अथवा महत्वपूर्ण परिवर्तन, मूलभूत अथवा महत्वपूर्ण परिवर्तन, एक चीज तो ये है। और एक होता है सामान्य परिवर्तन। ठीक, महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा तो, महत्वपूर्ण जब परिवर्तन नहीं होगा तो उसे सामान्य या साधारण परिवर्तन कहा जाएगा। ठीक, सामान्य अथवा साधारण परिवर्तन। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है। हालांकि इस लेसन पे मैंने भी कई चीजें हैं, लेकिन मैंने इस लेसन के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट को उठाया कि कब मूलभूत अथवा महत्वपूर्ण, विनिमय साध्य लेख पत्र की ही हम बात कर रहे हैं, कब मूलभूत अथवा महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है और कब सामान्य अथवा साधारण परिवर्तन माना जाता है। विनिमय साध्य लेख पत्र में किया गया ऐसा परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप लेख पत्र की प्रकृति ही बदल जाती है, उसे मूलभूत अथवा महत्वपूर्ण परिवर्तन कहते हैं। फिर से जान लीजिए, हमने ये कहा विनिमय साध्य लेख पत्र में किया गया ऐसा परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप लेख पत्र की मूल प्रकृति ही बदल जाती है, उसे मूलभूत अथवा महत्वपूर्ण परिवर्तन कहते हैं। कभी कभी यह परिवर्तन लाभदायक भी होता है और कभी कभी यह परिवर्तन अलाभदायक भी होता है, मतलब उसके परिणाम स्वरूप हमें हानियां भी होती हैं। सामान्यतया ये मूलभूत अथवा महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित परिस्थितियों में माने जाते हैं। हमें यही जानना है कि अगर विनिमय साध्य लेख पत्र में परिवर्तन किया गया
तो वो किया जाने वाला परिवर्तन महत्वपूर्ण परिवर्तन है या सामान्य या साधारण परिवर्तन। जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा कि ये कौन सा परिवर्तन है, महत्वपूर्ण परिवर्तन है या साधारण परिवर्तन है। तो मैंने ये कहा कि विनिमय साध लेख पत्र में किया गया ऐसा परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप लेख पत्र की मूल प्रकृति ही बदल जाती है तो महत्वपूर्ण परिवर्तन कहलाता है। जैसे तिथि में परिवर्तन। मान लीजिए आपने प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय पत्र 3 माह के लिए लिखा था, अब उसकी तिथि बदलकर आप 2 महीने या 4 महीने कर दे रहे हो तो वो महत्वपूर्ण परिवर्तन कहा जाता है, क्योंकि उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा, उसकी प्रकृति बदल जाएगी। तो डेट चेंज होना महत्वपूर्ण परिवर्तन है। धनराशि ही बदल दी जाए, पहले आपने कुछ अमाउंट के लिए लिखा था, अब कुछ अमाउंट की आप बात कर रहे हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, क्योंकि उसकी पूरी प्रकृति बदल जाएगी। अगर आप भुगतान का समय बदल देते हैं तो समय बदलना भी महत्वपूर्ण परिवर्तन में ही आता है। डेट बदल गई, समय बदल गया, अमाउंट बदल गया, ये सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन में आते हैं। मान लीजिए भुगतान का स्थान बदल देते हैं या ब्याज की दर बदल देते हैं। पहले आपने 3% ब्याज की बात की, अब 6% की ब्याज की बात करिए तो ब्याज की दर में भी बदलाव एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। अगर आप स्थान बदल देते हैं तो स्थान बदलना भी मायने रखता है, ये महत्वपूर्ण परिवर्तन की संज्ञा में आता है। अगर आप भुगतान के साधन बदल देते हैं या पक्षकार ही बदल देते हैं तो ये सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। मैंने क्या क्या कहा? आप भुगतान का साधन बदल दीजिए, भुगतान का समय बदल दीजिए, भुगतान का स्थान बदल दीजिए, भुगतान की राशि बदल दीजिए, भुगतान की डेट बदल दीजिए और ब्याज बदल दीजिए, पक्षकार बदल दीजिए। ये सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। और पृष्ठांकन की तिथि में परिवर्तन कर दिया जाए तो यह भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, जिससे विनिमय साध्य लेख पत्र की मूल प्रकृति बदल जाती है। सामान्य परिवर्तन किसे कहते हैं? अगर कोई चेक है और वो अरेखांकित है और हमने उसको रेखांकित कर दिया, उसका रेखांकन कर दिया, तो ये सामान्य परिवर्तन कहा जाता है। मतलब उससे कोई प्रभाव नहीं होता, वो विशेष इफेक्ट नहीं होता, बस ये है कि वो सुरक्षित हो जाता है। अपूर्ण लेख पत्र अगर है उसको हम पूर्ण करते हैं तो वो भी सामान्य परिवर्तन कहा जाता है। रिक्त पृष्ठांकन अगर है, मान लीजिए कोई पृष्ठांकन किया गया, पृष्ठांकन जानते हैं ना कि विनिमय साध्य लेख पत्र के सम्मुख या उसके साथ लगे हुए कागज पर या उसकी पीठ पर कुछ लिख दिया जाता है तो वो पृष्ठांकन कहलाता, मतलब अपने हस्ताक्षर कर देता है तो वो पृष्ठांकन कहलाता है। अब वो स्थान रिक्त भी छोड़ सकता है, उसे रिक्त पृष्ठांकन कहते हैं। अगर रिक्त पृष्ठांकन था, उसके बीच में हमने कुछ लिख दिया तो वो सामान्य या साधारण परिवर्तन ही कहलाएगा। बिना रेखांकित चेक को रेखांकित बना दिया तो बिना रेखांकित चेक को रेखांकित करना धारा 125 में आता है। रिक्त पृष्ठांकन को पूर्ण पृष्ठांकन में परिवर्तित करना धारा 49 में आता है। अपूर्ण लेख पत्र को पूर्ण करना धारा 20 में आता है। वाहक चेक को अगर हम आदेशित चेक बना देते हैं तो यह भी सामान्य या साधारण परिवर्तन होता है। किसी त्रुटि को सही कर देते हैं, स्वीकृत को मर्यादित अथवा सीमित कर देते हैं और लेख पत्र के जारी करने से पहले किया गया परिवर्तन, ये ऐसे परिवर्तन होते हैं जो सामान्य या साधारण परिवर्तन होते हैं। तो जब भी इसके क्वेश्चन आते हैं, यहां ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि ये कौन सा परिवर्तन महत्वपूर्ण परिवर्तन है या सामान्य या साधारण परिवर्तन। तो आपको जानना है कि महत्वपूर्ण परिवर्तन में मैंने कहा डेट, समय, स्थान, ब्याज, पक्षकार, ये सारी चीजें अगर बदल जाती हैं तो महत्वपूर्ण परिवर्तन है। पृष्ठांकन अगर नहीं हुआ था, हमने उचित पृष्ठांकन कर दिया, रिक्त पृष्ठांकन को पूर्ण पृष्ठांकन कर दिया, अरेखांकित को रेखांकित कर दिया, तो ये सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो सामान्य या साधारण परिवर्तन होते हैं। अब मुद्दा ये आता है भुगतान किसको किया जाए, क्योंकि पाठ का नाम है ना भुगतान किसको किया जाए। तो यहां धारा 78 की बात है, भुगतान किसको किया जाए। तो किसी प्रतिज्ञा पत्र अथवा विनिमय पत्र
ध्यान दीजिएगा, किसी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र अथवा चेक के लेखक अथवा स्वीकर्ता को मुक्ति प्रदान करने के लिए उसकी देय धनराशि का भुगतान लेख पत्र के धारक को करना चाहिए। याद रखिएगा, आप सदैव इसका भुगतान किसको करते हैं? लेख पत्र के धारक को। धारक धारा 8 में थे, यथाविधायी धारा 9 में थे। तो यहां याद रखिएगा, किसी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र अथवा चेक के लेखक अथवा स्वीकर्ता को मुक्ति प्रदान करने के लिए उसकी देय धनराशि का भुगतान उस पत्र के या लेख पत्र के धारक को करना चाहिए। धारा 78। तो यहां यह कहा गया कि किसी भी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र अथवा चेक से मुक्ति पाने के लिए चेक के लेखक अथवा स्वीकर्ता को उसका भुगतान विनिमय साध लेख पत्र के धारक को करना चाहिए। ब्याज की दर, ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज दो परिस्थितियों में देखते हैं, जबकि दर पहले से निश्चित हो और दर जब पहले से निश्चित ना हो। याद रखिएगा ये दो मुद्दे। हमने ये कहा ब्याज की दर धारा 79 है जब ब्याज की दर पहले से निश्चित हो, और धारा 80 है जब ब्याज की दर पहले से निश्चित ना हो। ये दोनों अलग मुद्दे हैं। धारा 78 क्या है कि भुगतान किसको किया जाए? तो मैंने ये कहा किसी भी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र अथवा चेक के लेखक अथवा स्वीकर्ता को मुक्ति प्रदान करने के लिए उसका भुगतान उस प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र अथवा चेक के धारक को करना चाहिए। धारा 78 कहती है। लेकिन तुरंत हमने ये जाना ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज दर पहले से निश्चित हो। तो जब किसी प्रतिज्ञा पत्र अथवा विनिमय पत्र जब किसी प्रतिज्ञा पत्र अथवा विनिमय पत्र में स्पष्ट रूप से किसी निश्चित दर से ब्याज देने का निर्देश हो, तो निश्चित दर से ब्याज लेख पत्र की प्राप्य मूल धनराशि पर लेख पत्र की तिथि से लगाकर निवेदन या वसूली होने अथवा ऐसी तिथि जो कि बाद में वाद प्रस्तुत करने की दशा में न्यायालय द्वारा निर्देशित की जाए, लगाया जाएगा। तो यहां यह ध्यान देना है कि अगर ब्याज दर पहले से निश्चित होगी तो जितनी ब्याज दर पहले से निश्चित है उस ब्याज दर से जो प्राप्य राशि है उस पर पहले से जिस दिन से वो लेख पत्र लिखा गया है उस दिन से लेकर जिस दिन उसका भुगतान किया जाएगा या वाद के प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा आदेशित या निर्देशित जो तिथि होगी उस दिन तक ब्याज लगाया जाएगा, जो कि दर पहले से निश्चित होगी। धारा 79 ये कहती है। और अगर धारा 80 की बात करें तो जबकि ब्याज दर पहले से निश्चित ना हो तो यहां 18% प्रतिवर्ष ब्याज दर की बात की गई है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कितना? 18% प्रतिवर्ष ब्याज दर की बात की गई है, ये जरूर याद रखिएगा विशेष रूप से। तो यहां एक बात यह है, जब लेख पत्र में कोई ब्याज दर निश्चित नहीं हो, जब लेख पत्र में कोई ब्याज दर निश्चित नहीं हो तो प्राप्य धनराशि पर ब्याज 18% प्रतिवर्ष की दर से उस तिथि से लेकर जबकि उत्तरदायी पक्षकार को धन चुका देना चाहिए था उस समय तक जबकि न्यायालय ऐसी धनराशि की वसूली के लिए निर्देश करे, लगाया जाएगा, भले ही पक्षकारों में कोई कुछ भी ठहराव क्यों ना हुआ हो। तो याद रखिएगा, जब ब्याज दर निश्चित होगी, धारा 79, तो जितनी ब्याज दर निश्चित थी उससे ही ब्याज वसूल किया जाएगा। अगर ब्याज दर निश्चित नहीं थी तो कितने प्रतिशत ब्याज दर लेंगे? 18% प्रतिवर्ष। और यदि उत्तरदायी पक्षकार किसी ऐसे लेख पत्र का पृष्ठांकन करता है जो कि भुगतान न करने के कारण अप्रतिष्ठित हो गया है तो वह प्रतिष्ठित होने की सूचना प्राप्त होने की तिथि से ब्याज देने के लिए उत्तरदायी है। ठीक। और अगर कोई खंडित चेक हो रहा है तो संशोधित विनिमय साध लेख पत्र 2002 के अनुसार यदि खंडित चेक हो तो भुगतान के बाद भी बैंकर उसे भुगतान प्राप्त हुआ उक्त चेक को रोके रखने का अधिकारी होगा। चलिए, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया। अप्रतिष्ठित होने की सूचना, ये तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जब कोई विनिमय साध लेख पत्र स्वीकृति अथवा भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जब कोई विनिमय साध लेख पत्र स्वीकृति अथवा भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है और उसकी स्वीकृति नहीं होती अथवा शर्त युक्त या आंशिक स्वीकृति होती है या उसका भुगतान नहीं होता तो वह अप्रतिष्ठित अथवा अनादर हो जाता है।
और यदि कोई लेख पत्र अप्रतिष्ठित हो जाता है तो धारक को चाहिए कि आहर्ता तथा अन्य पूर्व पक्षकारों को अप्रतिष्ठित होने की सूचना दे दे ताकि उन्हें उत्तरदायी बनाया जा सके, और ऐसी सूचना अप्रतिष्ठित होने के 30 दिन के अंदर में दे देनी चाहिए। चलिए, ये हमने आपको बता दिया है, ये विशेष रूप से याद रखिएगा। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर किसी आहारी को हम 24 घंटे, यहां देखिए क्वेश्चन आया है, आहारी को निम्न से अधिक देने पर पूर्व पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। तो ये मैं पीछे ही बता चुका हूं। अगर किसी आहारी को 48 घंटे से अधिक का समय दिया जाता है तो पूर्व पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। याद रखिएगा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर किसी आहारी को 48 घंटे से अधिक का समय दिया जाता है तो पूर्व पक्षकार फिर अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी बातें यहां ये जान लीजिए, पक्षकारों की दायित्व से मुक्ति, तो यहां हमने ये कहा कि विनिमय साध लेख पत्र के संबंध में मुक्ति शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो लेख पत्र का मुक्त होना तथा लेख पत्र के पक्षकारों का दायित्व से मुक्त होना। तो यहां लेख पत्र की मुक्ति तो उस समय कही जाती है जबकि इसके अंतर्गत समस्त अधिकार समाप्त हो जाते हैं, लेकिन दायित्व से मुक्ति उस समय कही जाती है जबकि हम उस दायित्व को पूरा करने के लिए अब बाध्य नहीं होते। तो अगर किसी आहारी को 48 घंटे से अधिक का समय दिया जाता है तो इसके जो पूर्व पक्षकार हैं वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, महत्वपूर्ण परिवर्तन से आशय। अपूर्ण लेख पत्र को पूर्ण करना ये तो सामान्य परिवर्तन होता है। ब्याज की दर में परिवर्तन करना ये महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। स्वीकृत को मर्यादित करना ये महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता। तो महत्वपूर्ण परिवर्तन में क्या आता है? ब्याज की दर में परिवर्तन करना। महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता, वाहक चेक को आदेशित चेक बनाना है, ये महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता। पक्षकारों में परिवर्तन महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। स्थान में परिवर्तन ये भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। अगर हम किसी वाहक चेक को आदेशित चेक बना देते हैं तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता। ये वो बातें थी जो बीआरएफ में आपको ऑब्जेक्टिव नजरिए से और डिस्क्रिप्टिव नजरिए से पढ़ना था। हमने ये सारी क्लासेस आपके लिए तैयार की। सही मायनों में यहीं पे बीआरएफ की समाप्ति हो जाती है और बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपके लिए क्लियर कर चुका हूं। तो आप एक एक करके सारे टॉपिक क्लियर करते चलिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतजार रहेगा। आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सके। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले दिन नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।